अगर ये बारिश यूं ही होती रही तो फिर कहीं हमारी ये झोपड़ी भी ना ढह जाए। मुश्किल से ले देकर हमारे पास ये एक आसरा ही है। अगर बारिश ना रुकी तो हमारी ये फसल भी खराब ना हो जाए। वो ये बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी एक तरफ की छत टूट कर गिर जाती है। जरा शुभ शुभ बोलो गीता। अच्छा हम उस तरफ नहीं बैठे थे। चलो अब जल्दी से पिंकी को लेकर बाहर चलो। अपनी झोपड़ी से बाहर आकर मनोज की नजर कुछ दूरी पर बने भैंसों के तबेले में जाती है। बाहर बारिश जोरों की थी, इसलिए वो वहीं जाकर रुक जाते हैं। एक तरफ उनकी झोपड़ी टूट जाती है, साथ ही खेत की फसल भी बर्बाद हो जाती है। अगली सुबह बारिश रुक तो जाती है, लेकिन उन तीनों को अब जोरों की भूख लगी थी। बाबा, जोरों की भूख लगी है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं मदन भाई से कुछ खाने का मांग कर आता हूँ। वो जल्दी से मदन के घर जाता है, जहाँ पहले से ही ताला लगा हुआ होता है। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से पास वाले बगीचे में से जाकर कुछ फल ले आता हूँ। कम से कम बिटिया की कुछ भूख तो शांत होगी। मनोज गीता से कहकर पास वाले बाग में जाता है, जहाँ पहले से ही बहुत सारे सेब लगे हुए थे। इस बगीचे का मालिक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और बिना उसकी इजाजत के मैं ये कैसे ले जाऊं? हे भगवान, उस मालिक को जल्दी भेज दो। एक तो वैसे ही हमारी झोपड़ी टूट गई है और हम लोग सड़क पर आ गए हैं। ऊपर से मेरी बच्ची और हम भूखे भी हैं। अगर इस बाग का मालिक आ जाए तो मैं उससे इजाजत ले लूं। उसकी ये सभी बातें वहाँ पर लगे हुए सेब सुन रहे थे। तभी उनमें से एक सेब बोला, तुम्हारे साथ तो सच में कितना बुरा हुआ मनोज। और हाँ, इस बगीचे का कोई मालिक नहीं है। हम सब परिलोक के जादुई सेब हैं। अरे बाप रे, ये तो सचमुच ही कमाल हो गया। कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। ओफो, घबराओ मत। मैंने कहा ना, हम जादुई सेब हैं और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मेरी मदद? लेकिन कैसे? अपने जादू से तुम्हें जादुई सोने के सेब देकर तुम उन सोने के सेब को गांव के सुनार के पास ले जाकर बेच देना, जिससे तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ये कहकर जादुई सेब अपने जादू से वहाँ पर सोने के सेब प्रकट कर देता है। वो सेब मनोज के हाथ में आ जाते हैं, जिन्हें देख मनोज खुश हो जाता है। अरे ये तो सचमुच सोने के सेब है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई सेब। मनोज जल्दी से वो सेब लेकर गांव के बाजार में जाता है और सुनार के पास जाकर उन्हें अच्छे दाम में बेच देता है। सोने के सेब बेचकर मुझे कितने अच्छे दाम मिले। अब तो हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले जाकर खाने के लिए आलू पूरी ले चलता हूँ। चिंकी देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। उसे आलू पूरी कितनी पसंद है। मनोज आलू पूरी पैक करवा कर लेकर जाता है और आकर सारी बात गीता को बताता है। अब वो बाकी पैसों से घर बनवा लेते हैं, साथ ही खाने के लिए राशन भी भरवा लेते हैं। फिर एक रोज गीता मनोज से, सुनिए जी, आप क्यों सारा दिन खेत में इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी हमारे पास इतनी कमाई नहीं हो पाती? इससे तो अच्छा होगा कि आप फिर से उस बगीचे में जाकर उस जादुई सेब से और सोने के सेब मांग लीजिए और फिर उससे आप अपना कोई बड़ा रोजगार शुरू करना। तुम ठीक कहती हो। वैसे भी खेती के काम तो मौसम के ऊपर निर्भर करता है। मौसम खराब तो फसल खराब। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। मनोज फिर से जादुई सेब के पास जाता है। क्या हुआ मनोज, आज इतने दिनों बाद तुम यहाँ? जादुई सेब, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत आन पड़ी है। अब क्या बताऊं, खेती बाड़ी का काम है तो उसमें कभी फसल ज्यादा बारिश के कारण या तो ज्यादा ठंड और धूप के कारण बर्बाद हो जाती है। इसीलिए तुम्हारी मदद चाहिए थी ताकि खुद का काम शुरू कर सकूं। अगर तुम मुझे जादुई सोने का सेब दे दोगे तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक और जादुई सोने का सेब दे देता हूँ। तुम इन्हें बेचकर अपने लिए कोई अच्छा सा काम शुरू करना। अब गांव में कोई दूसरी अच्छे कपड़ों की दुकान नहीं थी, इसलिए वो गांव में कपड़ों की दुकान खोलने लगता है, जिससे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। ये देखो गीता, आज पूरे 8,000 की कमाई हो गई। लेकिन ये सब देखकर भी उसका लालच कम नहीं हुआ। उसने मनोज से कहा, वैसे मनोज, हम शहर जाकर कपड़ों का बड़ा शोरूम खोल ले तो महीने के लाखों कमाएंगे। ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं गीता। मैं गांव में रहकर भी अच्छा खासा कमा रहा हूँ, इतना कि हर साल खुद का घर ले सकूं। और बार बार यूं जादुई सेब से मदद लेना अच्छी बात नहीं। उसने अभी तक हमारी बहुत मदद की है। हाँ तो एक बार और सही। और आप तो लोगों की भलाई कर रहे हो ना। अगर आप बड़ा शोरूम खोलेंगे तो वहाँ पर काम करने वालों को भी रखेंगे और साथ ही हम उनको रोजगार भी देंगे। और जो आपकी गांव वाली दुकान है वो हम किसी को संभालने के लिए दे देंगे और उसे भी हर महीने पगार दे देंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अब एक बार फिर मनोज उस जादुई सेब के पास गया और उसे सारी बात बताई। जादुई सेब समझ जाता है कि इसकी पत्नी के मन में लालच भर चुका है, लेकिन फिर भी वो एक बार फिर से उसकी मदद कर देता है। ये लो मनोज,
अब इस सोने के सेब को बेचकर तुम खुद का शोरूम शहर में खोल लो, लेकिन एक बात याद रखना, कभी किसी का हक मत मारना और सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना, नहीं तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे। मनोज ने उस शहर आकर अपना बड़ा शोरूम खोल लिया और गांव वाली दुकान गीता देखने लगी। उसने काम पर एक औरत ममता रख ली और जब तनख्वाह देने का वक्त आया तो, ये क्या गीता दीदी, ये तो 6,000 ही है, बात तो 10,000 की हुई थी। तुम इतना अच्छा काम भी नहीं करती, इतना ही काफी है, तुम इतने पैसों के ही लायक हो। ये आप गलत कर रही हैं दीदी, आप मुझे मेरे पूरे पैसे दीजिए, मुझे इनसे अपना घर चलाना है। पैसे तो तुम्हें इतने ही मिलेंगे, रखने हो तो रखो, नहीं तो जाओ यहाँ से। जादुई सेब से इतना कुछ मिलने के बाद भी और इतना पैसा कमाने के बाद भी गीता दूसरे गरीब लोगों का हक मारने लगती है, जो बात जादुई सेब को पसंद नहीं आती। इसलिए गीता के व्यवहार की वजह से वो उनसे अपना सब कुछ छीन लेता है और वो लोग फिर से गरीब हो जाते हैं। अब गीता और मनोज को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।